हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन क्लास में। ये जो क्लास है कंटिन्यू क्लास चल रही है। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये हिंदी का वीडियो होने वाला है, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखें और आप अपना तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। अभी टाइम है एग्ज़ाम के अंदर। तो ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, मैं कंटेंट भी करवाने वाली हूँ। तो आज के जो वीडियो में होने वाला है वो ओनली क्वेश्चन होगा। तो बिना टाइम का वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में जो लेखन कौशल है उसके अभ्यास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? विचारों की मौलिकता, या फिर शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, या अलंकारिक भाषा का प्रयोग, या अक्षरों की सुंदर बनावट। जो विशेष क्षमता वाले बच्चे होते हैं बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल में यानी लिखने के कौशल में अभ्यास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो जाएगी? आप अक्षरों की सुंदर बनावट पर ज़्यादा ध्यान देंगे, या फिर शुद्ध वर्तनी पर, या फिर अलंकारिक भाषा के प्रयोग पर? इन सब पर नहीं, बल्कि आपकी जो विचारों की मौलिकता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बच्चों के लिए, लेखन कौशल के अभ्यास के लिए। तो सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो आपका फर्स्ट है। ना ही आप ज़्यादा फोकस वर्तनी पर करेंगे, ना ही अक्षरों की सुंदर बनावट पे, और ना ही अलंकारिक भाषा के प्रयोग पर। इस तरह से इतना इजी प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। जब मैं कंटेंट को करवा दूंगी, कौशल पढ़ा दूंगी, लेखन कौशल क्या होते हैं, कौशल के कितने प्रकार हैं, या कौशल कहते किसे हैं, जब इन सब बातों को आप पढ़ लेंगे तो प्रश्न को पढ़ते ही आंसर आप बता पाएंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी मानी जाती है? आगमन विधि, निगमन विधि, या फिर सूत्र विधि, या फिर पुस्तक विधि। बहुत कम टाइम में हम प्रश्नों को यहाँ पे करने वाले हैं। ध्यान से अभी प्रश्नों को आप सब करें। अगर आप लोगों ने कंटेंट को पढ़ा है तो प्रश्नों को आसानी से आप कर पाएंगे। अदरवाइज़ मैं कंटेंट भी यहाँ पे करवाने वाली हूँ अगले वीडियो में। तो ये जो प्रश्न ये कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी मानी जाती है, ये यहाँ पे बताना है। जैसे कि आप जानते हो आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम उदाहरण को समझाते हैं एंड फिर नियम को बताते हैं। निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम समझाते हैं एंड देन फिर हम उदाहरण तक जाते हैं। तो व्याकरण शिक्षण की पूछा गया सबसे बेहतर विधि कौन सी मानी जाएगी, तो ये आपका आगमन विधि मानी जाती है। तो आगमन विधि ही आंसर हो जाएगा। कि भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी सही कथन बताना है। एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जाता है। यह प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी होती है। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। तो एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है। ये निगेटिव लिखा गया है। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। हाँ, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, बट एक निश्चित लिपि होती है। ये कहाँ तक सही है ना? भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है, लिपि ही ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि भाषा, किसी भी भाषा को आप किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। हिंदी को आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी को हिंदी में लिख सकते हैं। तो वही कह रहा है कि किसी भी भाषा को आप किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। तो ये बात पूर्णतः सत्य लिखी गई है, तो सत्य ही पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर आपका डी यहाँ से सही हो जाएगा। सवाल ये कह रहा है कि बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में सर्वाधिक कौन सा सहायक होता है? शिक्षक की डायरी, पोर्टफोलियो, या लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं, या फिर नोटबुक। ये आपके सिलेबस में पोर्टफोलियो एक छोटा सा टॉपिक है। अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो आसानी से इस प्रश्न को कर पाएंगे। प्रश्न ये कह रहा है कि बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का जब रिकॉर्ड रखना है तो उसमें सर्वाधिक जो सहायक होगा वो क्या होगा? नोटबुक नहीं होगा, ना ही लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं, ना ही आपका शिक्षक का डायरी, बल्कि आपका क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो हो जाएगा। यानी 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका यहाँ पे बी होने वाला है। भाषा कौशलों के संबंध में सही कथन कौन सा है, ये बताना है। भाषा कौशल, भाषा क्या होता है, भाषा के कौशल, ये सब मैं एक टॉपिक में करवाने वाली हूँ। एक एक लाइन पॉइंट टू पॉइंट मैं उसमें समझा दूँगी, उसको 1-2 बार पढ़ लेना, आसानी से
प्रश्नों को कर पाओगे। तो कह रहा है कि भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं, और कह रहे भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित नहीं है। भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते। भाषा कौशल स्तर अनुसार सीखे जाते हैं। तो भाषा कौशल के बारे में अगर बात करोगे तो भाषा कौशल जो होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें कह रहा है कि भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित नहीं होते। इसमें कह रहा है कि भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते यानी इफ़ेक्ट नहीं डालते। तो भाषा कौशल एक दूसरे पर इफ़ेक्ट डालते हैं यानी प्रभाव डालते हैं। तो इसमें जो इसका आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा कि भाषा कौशल जो होते हैं वो परस्पर अंतःक्रिया यानी अंतर संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनको जो है आप अलग नहीं बोल सकते। तो भाषा कौशल परस्पर क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। ये बात यहाँ पे सही लिखी गई है और सही ही हमसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रमुख भाषाई कौशल में, जैसे कि आप सब जानते हो भाषा कौशल के बारे में 4 आपका होता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसमें पूछा गया है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से एक कौन सा नहीं आता है? सुनना, बोलना, हंसना या फिर लिखना। तो भाषा कौशल में आपका सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना ये आ जाता है, लेकिन हंसना नहीं आता। तो यही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। हंसना कहीं नहीं आता ना, भाषा कौशलों में आपका 4 आ जाता है, याद रख लेना। सुनना, बोलना, पढ़ना एंड लिखना, इसका क्रम भी यही है। सुनना, सबसे पहले सुनना एंड बोलना, फिर पढ़ना, फिर लास्ट में लिखना। तो ये भी बात याद रखना। अगर पूछा जाए कि भाषा कौशल कितने हैं तो 4 बताओगे: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। 8 कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है? जैसे कि आप जानते हो पठन में आपका सरसर पठन आ जाता है, मौन पठन आ जाता है, द्रुत पठन आ जाता है, लेकिन अर्थ पठन कहीं नहीं आता। इतना इजी सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 3rd ही हो जाएगा, यानी अर्थ पठन इसमें नहीं आता और नहीं ही पूछा गया है कि कौन सा नहीं होगा। जब आप पठन यानी पढ़ना, पढ़ने कौशल में आप किस तरह से पढ़ते हो? पठन के प्रकार में देखोगे सरस्वर पठन हो जाता है, बोल बोल के पढ़ना, मौन पठन में मन में पढ़ना एंड द्रुत पठन। तो इस तरह से अर्थ पठन इसमें नहीं आता, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पढ़ने को दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? श्रवण कौशल का, लेखन कौशल का, या फिर बोलने के कौशल का, या फिर पठन कौशल का? पढ़ने की बात हो रही है, पढ़ने को दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जोड़ना। जब पढ़ने के बारे में बात हो रही तो पठन कौशल होगा ना भाई। तो इसका आंसर आपका 4th सही हो जाएगा। लेकिन इनमें से अक्षर बोध विधि कौन सी नहीं है? वाक्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, या फिर वर्ण विधि, या फिर शब्द विधि। तो यहाँ पे अक्षर बोध के बारे में बात हो रही है, तो वाक्य विधि भी हो जाएगा, वर्ण विधि भी हो जाएगा, शब्द विधि हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो प्रत्यक्ष विधि नहीं होगा। तो नहीं पूछा है, नहीं का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, यानी प्रत्यक्ष विधि यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि वाक्य विधि, वर्ण विधि और शब्द विधि ये होंगे, प्रत्यक्ष विधि नहीं होगा। और सवाल कैसे रहे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा सवाल करवाने की कोशिश की है। डेली बने रहना क्लास में, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते। मैं कंटेंट भी करवाऊंगी, प्रश्न भी लाऊंगी, सरल चाहे कठिन जो भी प्रश्न हो। प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते टाइम पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, समझ रहे हो? पहले संज्ञा की परिभाषा यानी नियम बताती है, उसके बाद उसी से संबंधित उदाहरण देती है, एग्जाम्पल समझाती है। तो अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? प्रत्यक्ष विधि, सूत्र विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। अभी अभी हमने बताया वीडियो में कि आगमन विधि में उदाहरण पहले समझा जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है, और निगमन विधि में नियम पहले बताया जाता है एंड देन फिर नियम से उदाहरण बताया जाता है। तो यहाँ पे जो प्राथमिक स्तर की अध्यापिका है वो संज्ञा की परिभाषा बता रही है, यानी उसका नियम बता रही है, परिभाषा बता रही है, उसके बाद जो है वो क्या बता रही है? उदाहरण दे रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगमन विधि हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल था ये। तो सवाल कैसे रहे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच क्लास को यहाँ तक देखने के लिए और मेरे क्लास में कंटिन्यू बने रहने के लिए। और लगभग 1
के सब्सक्राइबर प्लस हो गए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को इतना सारा प्यार देने के लिए। और इसी तरह मैं मेहनत करूँगी और कंटेंट को अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊंगी। और किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो ज़रूर बताना, मैं उस प्रश्न पे सर्च करके फिर से मैं चीज़ों को देखूँगी। और थैंक यू सो मच, मेहनत करते रहिए। अभी जो आपका वैकेंसी आई है उसके लिए आप लोग लग जाइए अभी से। मैं कहूँगी पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिलेक्टेड कंटेंट को आप पढ़िए, लेकिन जितने ज़्यादा हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, वही आपके एग्ज़ाम के टाइम पे काम देगा।